रोटेशनल हम डायरेक्टर्स की बात कर रहे थे। मैम रोटेशन वाला जो रोटेशन है वो एजीएम में होगा या फिर मीटिंग मतलब जनरल में भी हो सकता है, एजीएम दोनों में हो सकता है? नहीं, एनुअल जनरल मीटिंग ओनली। ओके मैम। क्योंकि हमने एनुअल जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी बिजनेस पढ़ा था ना, अपॉइंटमेंट Yes, ऑफ ma'am. डायरेक्टर इन प्लेस दोज हु आर रिटायरिंग। तो इसका जी, ma'am, मतलब जी, क्या, ma'am. रिटायरमेंट कहाँ होता है? एजीएम ओनली। एजीएम। हाँ, ओके मैम। एजीएम पे ही होता है। ठीक है। फिर हम कल बात कर रहे थे कि जो भी डायरेक्टर रिटायर होंगे उन डायरेक्टर्स की जगह जो वैकेंसी क्रिएट होगी उस वैकेंसी को फिल किया जाएगा, है ना। अब उस वैकेंसी को फिल किया जाएगा, इसका मतलब जो डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह एनुअल जनरल मीटिंग में या तो नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लिया जाए या फिर सेम डायरेक्टर्स को रीअपॉइंट कर लिया जाए। अगर हमने ऐसा कर लिया तो जो हम करना चाहते थे वो हम कर लेंगे और काम खत्म। बट अगर हम वैकेंसी फिल ना कर पाएँ तो देखिए, या तो हम वैकेंसी फिल कर लें, और अगर हम वैकेंसी फिल नहीं कर पा रहे हैं तो मीटिंग में ये रिजॉल्व कर लें कि हमको तो वैकेंसी फिल करनी ही नहीं है। मतलब कन्फ्यूजन नहीं रखना है, या तो आप जगह को भर लो या ये रिजॉल्व कर दो कि हमको तो वैकेंसी फिल करनी ही नहीं है। ठीक है। अब दोनों में से कोई भी काम हो जाए, मतलब या तो वैकेंसी फिल हो जाए या ये रिजॉल्व हो जाए कि हमें वैकेंसी फिल करनी ही नहीं है, दोनों ही शांतिपूर्वक घटनाएं हैं, दोनों ही केस में शांति है, मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एटलीस्ट डिसीजन तो हो गया। अगर ना तो वैकेंसी फिल हुई, ना ही वैकेंसी भी फिल नहीं हुई और ना ही ये रिजॉल्व हुआ कि हमें वैकेंसी फिल नहीं करनी है, तो होगी अशांति, मतलब कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो जाएगी। जो काम करना था वो भी नहीं हुआ और ये भी रिजॉल्व नहीं हुआ कि हमें वैकेंसी फिल करनी नहीं है। अब क्या करें? अब इस सिचुएशन में हम मीटिंग को कर देंगे एडजर्न। ठीक है, क्योंकि सीधा रास्ता क्या, मीटिंग में जो काम होना है अगर वो काम नहीं हुआ तो फिर मीटिंग को क्या कर दिया जाता है? एडजर्न कर दिया जाता है। एडजर्नमेंट का मतलब मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया जाता है, सेम डे सेम टाइम नेक्स्ट वीक। और अगर आप सेम डे सेम टाइम नेक्स्ट वीक तक मीटिंग को एडजर्न नहीं करना चाहते हो तो फिर उस केस में क्या होगा? 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा और फिर आप किसी अदर डे पे कर सकते हो। ये बात हमने मीटिंग वाले चैप्टर में पढ़ी थी, याद है क्या? हाँ। यस मैम। और वो मतलब अगर आपका जो सेम डे सेम टाइम नेक्स्ट वीक अगर पब्लिक हॉलीडे आ रहा है तो भी आपको कोई दूसरा समय निर्धारित करना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा? 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा मेंबर्स को, ताकि ऑटोमेटिकली वो अगले हफ्ते सेम डे सेम टाइम पर न पहुंच जाए मीटिंग के लिए। अब आ गई एडजर्न मीटिंग। हमने मीटिंग एडजर्न क्यों की थी? कारण बताइए। What was the reason for adjournment of meeting? रीजन क्या था? बताइए, what was the reason? मैम मीटिंग में डिसीजन कंप्लीट नहीं हुआ था। हाँ, वेरी गुड। मीटिंग में ना डिसीजन कंप्लीट नहीं हुआ था, ना तो वैकेंसी हुई ना ये रिजॉल्व हुआ कि मीटिंग में हमें वैकेंसी फिल नहीं करनी है। तो अब एडजर्न मीटिंग में वो काम कर लेते हैं जो ओरिजिनल मीटिंग में नहीं हुआ था। मतलब एडजर्न मीटिंग में क्या होगा? वैकेंसी फिल हो जाएगी। अगर वैकेंसी फिल हो गई तो शांति, शांति। यस मैम। अगर ये रिजॉल्व कर लिया कि नॉट टू फिल द वैकेंसी, हमें तो फिल करनी नहीं है, तब भी शांति। यस मैम। बट नो डिसीजन, न तो वैकेंसी फिल हुई ना ही ये रिजॉल्व हुआ कि हमें वैकेंसी फिल नहीं करनी। मतलब वही हाल बेहाल जो ओरिजिनल मीटिंग में हुआ था वही एडजर्न मीटिंग में भी हुआ। अब क्या करें? एक और बार एडजर्न करें? नहीं। नो मैम। क्योंकि फिर उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, ये भी कोई भरोसा थोड़ी है कि एक बार और एडजर्न करने पे भी काम होगा या नहीं होगा। तो अगर एडजर्न मीटिंग पे भी वैकेंसी फिल नहीं हुई, इन दैट केस डायरेक्टर शैल डीम्ड टू बी ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड। मतलब क्या? जो डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे?
ऑटोमेटिक रीअपॉइंट हो जाएंगे, डीम्ड टू बी ऑटोमेटिक रीअपॉइंट मान लिए जाएंगे। मतलब रिटायरिंग डायरेक्टर को फिर अपनी जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो नेक्स्ट एजीएम तक क्या करेंगे, अपना टेन्योर कंटिन्यू करेंगे, ये मानते हुए कंटिन्यू करेंगे कि उनका रिटायरमेंट हुआ ही नहीं, या रिटायरिंग डायरेक्टर का हमने क्या मान लिया, जैसे कि हमने रिटायरिंग डायरेक्टर को ही रीअपॉइंट कर लिया है। क्या रिटायरिंग डायरेक्टर के रीअपॉइंटमेंट के लिए कोई रिजोल्यूशन पास हुआ है क्या? कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। हमने उन्हें कैसे रीअपॉइंटेड माना? डीम्ड। कैसे हमने उन्हें रीअपॉइंटेड माना? डीम्ड टू बी ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड। ठीक है, मान लिया जाता है, जो होता नहीं है बट मान लिया जाता है, दैट इज डीम्ड। बात समझ में आ गई? यस मैम। कोई कंफ्यूजन? कुछ कंफ्यूजन? नो मैम। चलिए अब, लेकिन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होगी जब ये डीम्ड ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट इज इक्वल्स टू ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट, जब हम रिटायरिंग डायरेक्टर को ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट नहीं मानेंगे। ओरिजिनल मीटिंग में भी काम नहीं हुआ, एडजर्न मीटिंग में भी काम नहीं हुआ, लेकिन ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट भी नहीं होगा। एक्सेप्शन, रिटायरिंग डायरेक्टर शैल नॉट बी ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड। कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है? पहली सिचुएशन, मान लीजिए कि कुछ लोग मीटिंग में ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे कि हमारा नेता कैसा हो, देवेंद्र के जैसा हो, लेकिन देवेंद्र के फेवर में केवल 10% वोट आए। इसका मतलब जनता क्या चाहती है, नेता बने देवेंद्र या ना बने? नहीं, है ना? मीटिंग में प्रपोजल रखा गया था देवेंद्र के नाम पे वोटिंग का, लेकिन केवल 10% मेंबर्स ने देवेंद्र के फेवर में वोटिंग की। यानी चुनाव हार गए या नहीं हार गए देवेंद्र? हार गए। हार गए। चुनाव हार गए। तो अगर किसी व्यक्ति के रीअपॉइंटमेंट, किसी रिटायरिंग डायरेक्टर के रीअपॉइंटमेंट का प्रपोजल हमने ओरिजिनल एजीएम पे रखा था या एडजर्न एजीएम पे रखा था, एंड दिस वाज पुट टू वोट एंड लॉस्ट, और वो रिजोल्यूशन लॉस्ट हो गया, वो रिजोल्यूशन पास नहीं हो पाया क्योंकि मेजॉरिटी वोटिंग नहीं चाहती थी कि रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट हो, तो फिर ऐसे रिटायरिंग डायरेक्टर का ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि जनादेश क्या कहता है कि रिटायरिंग डायरेक्टर, हमको तुम्हें दोबारा, हम वी डोंट वांट टू कम यू अगेन, हम नहीं चाहते कि तुम दोबारा वापस आओ, तो उनका ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट भी नहीं हो पाएगा, जिसका कि ओरिजिनल एजीएम या एडजर्न एजीएम में प्रपोजल वाज पुट टू वोट एंड लॉस्ट। बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट। मैम फिर इसमें ये पोस्ट कैंसिल हो जाएगी ना, फिर डिसॉल्व हो जाएगी पोस्ट? ये पोस्ट नहीं डिसॉल्व होती ना। देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की संख्या तो हमें पूरी रखनी है ना, उससे ज्यादा तो आप जितना चाहो रखो। बट फिर नेक्स्ट एजीएम में होगा नया डायरेक्टर अपॉइंट उस वैकेंसी के ऊपर। अभी सुनो ना, हम अभी क्या बोल रहे हैं कि उस रिटायरिंग डायरेक्टर के लिए ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा। जब ये मैं खत्म कर लूंगी एक्सेप्शन, तो मैं बताऊंगी कि फिर उस सिचुएशन में अब होगा क्या। ठीक है? ओके मैम। दूसरी बात, रिटायरिंग डायरेक्टर देवेंद्र इस एनुअल जनरल मीटिंग पे रिटायर हो रहे थे क्योंकि वो 1/3 की सिचुएशन में आते थे। उन्होंने हाथ जोड़ के बोल दिया, भाई मैं आपकी कंपनी में दोबारा काम नहीं करूंगा। तो जो डायरेक्टर खुद से अपनी अनविलिंगनेस बता रहा है, क्या उस रिटायरिंग डायरेक्टर को हम दोबारा ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट माने उसका? अनविलिंग है, वो तो काम ही नहीं करना चाहता। तो ऐसे और रिटायरिंग डायरेक्टर का भी ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। जिस दिन हम रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट करना चाहते थे, वो डिसक्वालीफाइड हो गया अंडर 164। वो क्या हो गया? डिसक्वालीफाइड हो गया अंडर सेक्शन 164। तो अगर वो डायरेक्टर डिसक्वालीफाइड हो गया अंडर सेक्शन 164, तो क्या वो रीअपॉइंट हो पाएगा? हम बोल रहे हैं ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट करेंगे, लेकिन वो रिटायरिंग डायरेक्टर ही डिस्क्वालीफाइड हो गए तो भी ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। ठीक है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, चौथा पॉइंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है
कि अगर आप रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट करना चाहते, देखिए ये रोटेशनल रिटायरिंग का कंसेप्ट लॉजिकली है क्यों। कंपनी में एक डायरेक्टर जो कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, किसी दूसरे के पैसे को मैनेज कर रहा है, वो ऐसा हो सकता है ना कभी कभी उसका मन चंचल है, भटक जाए या वो ट्रैक से हट जाए और ऑनेस्टी से काम करना, इंटेग्रिटी से काम करना बंद कर दे, हो सकता है ना। यस मैम। क्योंकि खुद का पैसा तो नहीं लगा है। बट क्या मेंबर डे टू डे डायरेक्टर कैसे काम कर रहे हैं ये देख सकते हैं क्या? नहीं देख ओनली सकते। फॉर बोर्ड रिपोर्ट में देख सकते हाँ, हैं वो तो बस जहां उनको वोटिंग का अधिकार है वहां पे इंटरफेयर करेंगे। कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, उसकी आंखों पे तो पट्टी बंधी है, क्या वो देख सकती है डायरेक्टर क्या गड़बड़ कर रहे हैं? नो No, मैम। ma'am. तो इसीलिए रोटेशन का कंसेप्ट है। रोटेशन मतलब कुछ डायरेक्टर ने काम किया, उनको हटाओ, दूसरों को लेके आओ, ताकि क्या होगा, जब किसी पोस्ट पे लोग रोटेट होंगे तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी काम में? यस मैम। बनी रहेगी। Yes, ma'am. ठीक है, इसी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए एओए में लिखा है, अज्यूम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक स्पेसिफिक बात लिखी है। क्या स्पेसिफिक बात लिखी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि अगर आप किसी रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आपको वॉइस आ रही है सबको प्रॉपर ना? वॉइस आ रही है? जी मैम। यस मैम। ओके यस मैम। ओके अगर आप रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट करना चाहते हैं, एओए में अगर ऐसा प्रोविजन है कि रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 90% मेंबर हाँ बोलें, ऐसा स्पेसिफिक बात लिखी है। देखिए, स्पेशल रिजोल्यूशन पे मुझे 90% वोटिंग चाहिए होती है क्या? स्पेशल रिजोल्यूशन पे नहीं, स्पेशल रिजोल्यूशन पे मुझे 75% वोटिंग चाहिए होती है ना, 3 गुना वोट ज़्यादा चाहिए होते हैं। लेकिन एओए में स्पेसिफिक रिजोल्यूशन की बात लिखी है। एओए में लिखा है कि अगर रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट करना चाहते हैं तो 90% मेंबर अप्रूवल दें। अगर एओए में कोई ऐसी बात लिखी है, किसी स्पेसिफिक रिजोल्यूशन का रेफरेंस दिया गया है, तो फिर उस केस में रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्या फॉलो करना पड़ेगा हमें? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा स्पेसिफिक रिजोल्यूशन वाली बात। यहाँ स्पेशल वर्ड नहीं है, स्पेसिफिक है। बात समझ में आ गई आपको चारों? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आप इतना ध्यान रखेंगे, अगर 162 का कंट्रावेंशन करते हुए कोई रिजोल्यूशन पास हुआ। अब ये 162 आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, ठीक है। 162 का कंट्रावेंशन करके अगर कोई रिजोल्यूशन पास हुआ है, सेक्शन 162 की नॉन कंप्लायंस हुई है, तो भी रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं हो पाएंगे। 162 में 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर को आप सिंगल रिजोल्यूशन से अपॉइंट नहीं कर सकते। बहुत डिटेल में आप इसमें नहीं जाएं, आपके सिलेबस में नहीं है, बस 162 याद रखिएगा ये, ठीक है। या फिर कंपनी ने ही रिजॉल्व कर लिया नॉट टू फिल दी वैकेंसी, तो क्या ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट की जरूरत है क्या? नो मैम। नहीं। No, तो ma'am. इन परिस्थितियों में ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। अब ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो फिर होगा क्या? फिर होगा ये कि अगर आपके बोर्ड में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या, देवेंद्र मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपके बोर्ड में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या है तो फिर चिंता मत कीजिए। लेकिन अगर आप मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या भी नहीं है, फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा? ईजीएम बुलानी पड़ेगी, तुरंत ईजीएम, और डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, नए डायरेक्टर्स को, ठीक है। तो रिटायरिंग, देखिए वैकेंसी को फिल करना ज़रूरी है क्योंकि ऑर्डिनरी बिजनेस है, लेकिन अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या पूरी होती है और वैकेंसी फिल न भी हो तो चलेगा, ठीक है। नाउ ये रोटेशन रिटायरमेंट की बात, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट की बात
पब्लिक कंपनी पे तो लगती ही नहीं है, पब्लिक कंपनी को इन सबसे सॉरी प्राइवेट कंपनी पे तो लगती ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 152(6), 152(7) रोटेशन, रिटायर और ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट वाली बात प्राइवेट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होती। और किस पे एप्लीकेबल नहीं होती? किसी ऐसी गवर्नमेंट कंपनी पे जो 100% शेयर्स जिसके सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और इसे शॉर्ट में हम कहेंगे इट इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ओके, चलिए, तो ये था हमारा सेक्शन 152 सबसेक्शन 6, 152 सबसेक्शन 7। अब हम आगे बात करेंगे, अगले सेक्शन पे बात करेंगे, सेक्शन 160 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। मतलब क्या? इस एनुअल, मान लीजिए कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और इस एबीसी लिमिटेड की एनुअल जनरल मीटिंग में मिस्टर बबलू जो हैं वो कौन है? रिटायरिंग डायरेक्टर है। ठीक है, मिस्टर बबलू रिटायरिंग डायरेक्टर है, यानी उन पे फीफो लगा और 2/3 में से जब हमने 1/3 की कैलकुलेशन की तो बबलू का नंबर आ गया, और बबलू को इस एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर होना है। यानी बबलू के सर पे तलवार गिरेगी और बबलू का काम तमाम, बबलू जाने वाले हैं। नाउ एक मुझे बात बताइए, एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस कौन भेजता है? बताइए, एजीएम का नोटिस मेंबर्स को कौन भेजता है? बोर्ड। और एजीएम के नोटिस का एजेंडा भी कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड डिसाइड करेगा। बिल्कुल ठीक, बोर्ड डिसाइड करेगा। अब एक बात बताइए कि हम कहते हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह नए डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, है ना? हमने बोला एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस दोज हु आर रिटायरिंग। तो मुझे एक बात बताइए, एनुअल जनरल मीटिंग में जो डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, उनकी जगह कौन से डायरेक्टर के नाम का प्रपोजल मेंबर्स के सामने रखा जाए? दोबारा से उन्हीं के रीअपॉइंटमेंट का प्रपोजल रखा जाए या किसी नए डायरेक्टर के नाम पे वोटिंग कराए? ये कौन डिसाइड करेगा? मेंबर्स डिसाइड करेंगे। थोड़ा सा लॉजिकली सोच के देखिए, मेंबर के घर पे तो चिट्ठी आएगी ना कि आप आ जाना, 24 तारीख को एनुअल जनरल मीटिंग है, वहां पे हम रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह नए डायरेक्टर अपॉइंट करने वाले हैं। क्या बोर्ड मेंबर से पूछेगा आप बताओ चलो किसके नाम पे प्रपोजल, किसके नाम का प्रपोजल रखें एजीएम में? मीटिंग का एजेंडा कौन डिसाइड कर रहा है? बोर्ड डिसाइड कर रहा है। बोर्ड डिसाइड कर रहा है, तो मेंबर कैसे बताएंगे कि कौन से डायरेक्टर के नाम पे वोटिंग कराई जाए? स्पेशल नोटिस की बात कर रहे हैं क्या हम यहाँ पे? जब तक मैं स्पेशल नोटिस की बात ना करूं, क्या मेंबर कभी कह सकते हैं क्या जनरल मीटिंग में ये वाला काम करवा लेना? नो मैम। नो मैम। यानी किस डायरेक्टर के नाम पे वोटिंग करवाई जाए, वो डायरेक्टर का नाम भी कौन रिकमेंड करेगा? बोर्ड रिकमेंड करेगा। ठीक है, अच्छा, अब आप सोचिए कि बोर्ड ही डायरेक्टर रिकमेंड करने वाला है, तो क्या होगा? बोर्ड तो कहता है कि रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट कर लो, है ना? बोर्ड तो यही प्रपोजल दे रहा है कि जो बबलू रिटायर होने वाले हैं उनके नाम का प्रपोजल वापस मीटिंग में रखा जाए। लेकिन कंपनी के मेंबर्स चाहते हैं कि नहीं, रिटायरिंग डायरेक्टर दोबारा रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए। कंपनी के मेंबर्स क्या चाहते हैं? बोर्ड तो चाहेगा ना कि रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट कर लो, लेकिन कंपनी के मेंबर्स चाहते हैं कि रिटायरिंग डायरेक्टर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। मतलब रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह कोई दूसरा व्यक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह कोई दूसरा व्यक्ति
डायरेक्टर बन के आए, लेकिन डायरेक्टर ऐसा नहीं चाहते, कोई मेंबर ऐसा चाहते हैं कि रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह नया डायरेक्टर बने और नए डायरेक्टर के नाम पे वोटिंग हो, इन दैट केस सेक्शन 160 ये कहता है कि अगर आप रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह किसी नए डायरेक्टर को अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर को डायरेक्टर अपॉइंट करोगे एनुअल जनरल मीटिंग में, तो क्या हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सेक्शन 160 वो हमें बताता है। ठीक है, तो जब भी कंपनी वांट्स टू अपॉइंट एनी पर्सन एज अ रेगुलर डायरेक्टर, कैसे होगा, या देखिए यहाँ पे बोर्ड चाहता है क्या कि किसी नए व्यक्ति के नाम पे वोटिंग करें, या मेंबर्स चाहते हैं? मेंबर्स मेंबर्स चाहते हैं। तो मेंबर एनी मेंबर का मतलब एनी मेंबर, मैं आप कोई भी एनी मेंबर, हम क्या करेंगे, किसी भी मेंबर को जब जनरल मीटिंग में अपना कोई काम करवाना होता है तो हमने क्या पढ़ा था, उसके पास क्या तरीका होता है बताइए। मेंबर को जनरल मीटिंग में कोई रिजोल्यूशन पास करवाना है तो हमने क्या पढ़ा था, क्या तरीका है उसका? रिक्विजिशन फाइल करना नहीं, स्पेशल नोटिस। वेरी गुड भावना, वेरी गुड, एक्सीलेंट, स्पेशल नोटिस हमने पढ़ा था कि अगर मेंबर जनरल मीटिंग में अपना कोई रिजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं तो फिर वो मेंबर क्या देते हैं कंपनी को? देवेंद्र याद आ गया क्या? यस मैम आ गया। हाँ, स्पेशल नोटिस देते हैं। तो कोई भी मेंबर कंपनी को क्या देगा, स्पेशल नोटिस देगा। स्पेशल नोटिस मीटिंग के कितना दिन पहले दिया जाता है, कम से कम 14 डेज पहले। ठीक है, यहाँ पे एक तरीका और है। मान लीजिए कि मिस्टर चुन्नीलाल को लगता है कि मैं डायरेक्टर बनने लायक हूँ, तो चुन्नीलाल खुद भी अपना कैंडिडेचर सबमिट कर सकते हैं। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि हम रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह हम किसी नए डायरेक्टर को हम अपॉइंट करना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका क्या है, देखिए, या तो बोर्ड ही किसी नए व्यक्ति का नाम रख दे तो बात खत्म, लेकिन बोर्ड तो चाहता है कि रिटायरिंग डायरेक्टर ही रीअपॉइंट हो, लेकिन कोई मेंबर चाहता है कि नहीं, रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह कोई दूसरा व्यक्ति बोर्ड में आए, तो वो कंपनी को स्पेशल नोटिस दे सकता है। मतलब कोई मेंबर चुन्नीलाल जी के नाम का प्रपोजल कंपनी को दे सकता है कि चुन्नीलाल जी के नाम पे वोटिंग करवाओ, या चुन्नीलाल जी खुद ही इतने कॉन्फिडेंट है कि उनको लगता है कि मैं खुद कंपनी में मेंबर बन सकता हूं, तो वो अपने नाम का कैंडिडेचर भी कंपनी को सबमिट कर सकते हैं। अब कोई भी वॉइस ब्रेक हो रही है, जस्ट अ मिनट, यस मैम, जस्ट अ मिनट, रुकिए। I think now it's okay. Voice okay अब? तो देखिए, यस मैम। जब भी कोई व्यक्ति खुद अपने नाम का प्रपोजल मीटिंग में रखना चाहता है कि भाई मैं कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, या मेंबर चाहते हैं कि वो किसी और के नाम का प्रपोजल रखें, तो दोनों के पास एक तरीका है कि वो कंपनी को स्पेशल नोटिस भेज सकते हैं। यहाँ पे स्पेशल नोटिस वर्ड नहीं है, स्पेशल वर्ड नहीं है, लेकिन तरीका वही है कि मीटिंग के 14 दिन पहले एक नोटिस भेजेंगे। अब नोटिस को साइन कौन करेगा?
नोटिस को साइन करेगा मेंबर या प्रपोज्ड कैंडिडेट, मतलब जो व्यक्ति, चुन्नीलाल जी खुद डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो खुद नोटिस पे साइन करेंगे, और अगर मेंबर कोई चाहता है कि चुन्नीलाल जी के नाम पे वोटिंग करवाई जाए तो वो नोटिस को साइन करे। जो भी कंपनी को नोटिस दे रहा है वो कंपनी के नोटिस को साइन करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आ गया क्या कि नोटिस कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। नो मैम। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, चलिए अब आप बिल्कुल खाली बैठे हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, तो आपने बोला कि चलो कंपनी को एक नोटिस दे देते हैं कि ठीक है इस बार ना तुम चुन्नीलाल जी के नाम पे वोटिंग करवाओ। या कोई भी व्यक्ति खाली बैठा है, उसको लगता है कि भाई ठीक है मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो बोले मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मेरे नाम पे वोटिंग कराओ। इस तरीके के नोटिस को अगर कंपनी एंटरटेन करने लगे तो कंपनी का टाइम खराब होगा या नहीं होगा? यस मैम। Yes, होगा। ma'am. तो जब भी कोई मेंबर किसी कैंडिडेट के नाम का नोटिस दे रहा है या कैंडिडेट खुद अपने नाम का नोटिस दे रहा है तो उस नोटिस को कहाँ देना पड़ेगा आपको? कंपनी के रजिस्टर्ड रजिस्टर ऑफिस। और उस रजिस्टर्ड ऑफिस पे इस नोटिस के साथ आपको क्या देना पड़ेगा? 1,00,000 रुपए का डिपॉजिट देना पड़ेगा। 1,00,000 रुपए का डिपॉजिट। ये किस बात के लिए है? कि आप कंपनी का समय बर्बाद करने की कोशिश ना करें। इफ द कैंडिडेट इज इलेक्टेड, मान लीजिए जिस व्यक्ति के नाम का कैंडिडेचर हमने दिया था या कोई व्यक्ति जिसने खुद अपने नाम का कैंडिडेचर दिया था वो मीटिंग में मेजॉरिटी वोटों से जीत जाता है, तो भी बोलेंगे क्या उसने कंपनी का टाइम खराब किया? नो मैम। No, नहीं। ma'am. तो फिर वो जो 1,00,000 रुपए उसने प्री डिपॉजिट दिए थे ना नोटिस के साथ, वो उसको वापस कर दिए जाएंगे। और मान लीजिए वो इज्जत से हार जाता है। इज्जत से हारना मतलब उसके फेवर में 25% से ज़्यादा वोट आए। 50% से ज़्यादा तो नहीं आ पाए, अदरवाइज जीत जाता, लेकिन उसके फेवर में 25% से ज़्यादा वोट आए, फिर भी हार गया। 25% से ज़्यादा वोट आए फिर भी हार गया, तो वो क्या बोलेंगे? वो इज्जत से हार गया। तो या तो कोई व्यक्ति जीत जाए या वो व्यक्ति इज्जत से हार जाए, दोनों ही केसेस में वो 1,00,000 रुपए कंपनी उसको रिफंड कर देगी। और मान लीजिए वो व्यक्ति हार गया या उसके फेवर में केवल 10% वोट आए, तो कंपनी इस 1,00,000 रुपए को क्या कर लेगी? जब्त कर लेगी, फोरफिट कर लेगी। ठीक है, लेकिन ये 1,00,000 रुपए का प्रोविजन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब जब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के नाम का प्रपोजल रख रहे हैं वहां पे 1,00,000 रुपए ये एप्लीकेबल नहीं होता, वहां नहीं देना पड़ता। या कोई डायरेक्टर जिसको कि एनआरसी रिकमेंड कर रही है, एनआरसी स्टैंड्स फॉर, लिख लीजिए, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। आप सीएमए फाइनल में जाके पढ़ेंगे, ये एनआरसी वहाँ पे आती है, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। एक कमिटी बनी होती है कंपनी में और वो किसी व्यक्ति के नाम का प्रपोजल देती है कि इसके ऊपर वोटिंग कराओ, इसको डायरेक्टर बनाने के लिए वोटिंग कराओ, तो भी 1,00,000 रुपए नहीं चाहिए। या अगर किसी व्यक्ति के नाम का प्रपोजल डायरेक्टर अगर किसी नाम को रिकमेंड करते हैं तो भी 1,00,000 रुपए नहीं लगेगा। ठीक है, इन तीनों केसेस में 1,00,000 रुपए प्री डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? यस मैम। ठीक है। नाउ एक कंपनी होती है निधि कंपनी। ठीक है, निधि कंपनी। निधि कंपनी का मतलब, आपने अपनी मम्मी की किट्टी पार्टी सुनी है? होती किट्टी Yes, पार्टी, ma'am. जहाँ पे सब Yes, ma'am. हाँ, जहाँ पे सब लेडीज क्या करती है, थोड़ा थोड़ा पैसा डालती है, फिर किसी के नाम की चिट निकलती है और सारा पैसा उसको दे दिया जाता है। होता है ऐसा? Yes, ma'am. और मान लीजिए कि मम्मी की उस दिन वो किटी ओपन हो गई और मम्मी का नाम निकला, उस दिन मम्मी कितनी खुश होती है, एक साथ बहुत सारा पैसा आता है।
फिर मम्मी क्या करती है, उस पैसे से शॉपिंग करी आती है, जाके करके आती है क्या? No, ma'am. नहीं, बचा के रखती है, सेव करके रखती है। तो निधि कंपनी इन द सेम पैटर्न, निधि कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जहां पे निधि कंपनी के मेंबर्स, सारे मेंबर्स कुछ कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, और जिसको भी पैसा चाहिए होता है वो उसको उधार ले लेता है। दिस इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर डेवलपिंग अ हैबिट ऑफ सेविंग। मेंबर्स में सेविंग की हैबिट डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है। मतलब मेंबर ही पैसा लगाते हैं और मेंबर ही इनसे पैसा उठा लेते हैं। तो निधि कंपनी के केस में अगर हम रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह किसी दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हैं तो 1 लाख की जगह प्री डिपॉजिट कितना लगेगा? कितना लगेगा प्री डिपॉजिट? 10,000। 10,000 ओनली, 10,000 ओनली। और याद है हमने एक सेक्शन 8 कंपनी पढ़ी थी, सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। Yes, ma'am. सेक्शन 8 कंपनी के केस में बोर्ड डिसाइड करेगा कि जो डिपॉजिट 1 लाख रुपए का आया है वो वापस करना है या नहीं करना है, अगर उसके फेवर में 25% से ज़्यादा वोट आए। नॉर्मल कंपनी के केस में तो हम क्या करते हैं, अगर व्यक्ति जीत गया या उसके फेवर में 25% से ज़्यादा वोट आए तो 1 लाख रुपए उसको क्या कर दिए जाते हैं? रिफंड कर दिए जाते हैं। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में व्यक्ति जीत गया तो उसको रिफंड कर देंगे, लेकिन अगर व्यक्ति इज्जत से हारा है, मतलब उसके फेवर में अगर 25% से ज़्यादा वोट आए हैं तो बोर्ड डिसाइड करेगा, बोर्ड विल डिसाइड सेक्शन 8 कंपनी के केस में कि वो 1 लाख रुपए रिफंड करना है या नहीं करना है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? मैम एक बार ये और बता दो, निधि कंपनी वाला पॉइंट है ना, वापस समझा दो। निधि कंपनी एक टाइप ऑफ कंपनी है जहां पे मेंबर पैसा लगाते हैं और मेंबर ही वहां से पैसा उठाते हैं, स्पेसिफिक काइंड ऑफ कंपनी होती है। निधि कंपनी के केस में अगर रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह आप किसी दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हैं तो डिपॉजिट जो है वो 1 लाख की जगह 10,000 देना पड़ेगा। ये वाली बात है, ठीक है? अब एक बात मुझे बताइए, जब भी कंपनी को स्पेशल नोटिस मिलता था, ठीक है, अब यहाँ पे ये स्पेशल नोटिस कौन दे रहा है? या तो कोई मेंबर दे रहा है या फिर कैंडिडेट खुद दे रहा है। उस स्पेशल नोटिस के मिलते ही कंपनी क्या करती थी? उस स्पेशल नोटिस के साथ हमने पढ़ा था। नाउ कंपनी के एंड पे कंपनी की क्या ड्यूटी है? क्या ड्यूटी होती है कंपनी की? बाकी सारे मेंबर्स को इन्फॉर्म करना। यस, कंपनी क्या करेगी? वेरी गुड भावना, कंपनी क्या करेगी? सारे मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगी मीटिंग के 7 दिन पहले। अगर इंडिविजुअली इंटीमेट करना पॉसिबल है तो इंडिविजुअली इंटीमेट कर दे, और अगर इंडिविजुअल इंटीमेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो कंपनी एडवर्टीजमेंट दे दे 2 न्यूज़पेपर्स में, एक इंग्लिश और एक लोकल न्यूज़पेपर में। ठीक है, और इस बात का नोटिस कंपनी की वेबसाइट पे भी आ जाएगा। अब मीटिंग होगी और मीटिंग में अगर जिसने अपना कैंडिडेचर दिया है या जिस मेंबर ने किसी का कैंडिडेचर दिया है, अगर उसके फेवर में 51% वोट आ गए तो वो व्यक्ति क्या बन जाएगा? मेजॉरिटी वोटिंग से क्या बन जाएगा वो व्यक्ति? डायरेक्टर। डायरेक्टर बन जाएगा। ठीक है, नाउ इसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी थर्ड, मतलब इसके अलावा डायरेक्टर बनाने का और कोई तरीका नहीं है मेंबर के द्वारा। यानी अगर मेंबर अब खुद से चाहते हैं कि हम किसी व्यक्ति को कंपनी में डायरेक्टर बनाएं तो सेक्शन 160 ही एक तरीका है, या कोई व्यक्ति खुद चाहता है कि मैं कंपनी में डायरेक्टर बन जाऊं तो सेक्शन 160 ही एक तरीका है। इसी तरीके से आप अपना नोटिस कंपनी को भेज के कंपनी में रेगुलर डायरेक्टर बन सकते हो। रेगुलर डायरेक्टर मतलब रोटेशनल रिटायरिंग वाला डायरेक्टर बन सकते हो। ठीक है,
ये नॉन एप्लीकेबिलिटी में केवल अपन इतना पढ़ेंगे कि प्राइवेट कंपनी पर सेक्शन 160 एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहाँ नॉन एप्लीकेबिलिटी में केवल एक नाम ध्यान रख लीजिए, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी पे सेक्शन 160 एप्लीकेबल नहीं होता, यानी प्राइवेट कंपनी में ये सारा प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। कुछ इस 160 में किसी को कोई डाउट? मैम ये डिपॉजिट फॉरफिट कब होगी वो बता दीजिए एक बार। हाँ, डिपॉजिट फॉरफिट कब होगी? देखिए, मान लीजिए कि मैं कंपनी में एक मेंबर हूँ और मैंने हर्ष के नाम का प्रपोजल रखा, ठीक है, या हर्ष खुद डायरेक्टर बनना चाहते हैं और हर्ष ने खुद अपने नाम का कैंडिडेचर कंपनी को सबमिट किया। तो कंपनी कहती है कि आप मेंबर, अगर मैंने आपके नाम का प्रपोजल दिया है तो मैं, और यदि आपने खुद ने अपने नाम का प्रपोजल दिया है तो आप 1 लाख रुपए कंपनी को देंगे। अगर हर्ष आप मेजॉरिटी वोटिंग से जीत जाते हो, आपके फेवर में 51% मेंबर्स ने वोट किया, तो आपको ये 1 लाख रुपए का प्री डिपॉजिट वापस दे देंगे, ठीक है। और अगर वो प्री डिपॉजिट मैंने दिया था, क्योंकि मैंने आपका नाम रिकमेंड किया था और आप जीत जाते हो, तो 1 लाख रुपए आपको मिलने चाहिए, मुझे मिलने चाहिए? आपको। मुझे मिलने चाहिए, मैंने दिया था, ठीक है, मेरे को मिल गए। या मान लीजिए हर्ष आप इज्जत से हार जाते हो, मतलब आपके फेवर में 51% वोट तो नहीं आए, लेकिन 25% से ज़्यादा आपके फेवर में वोट आए। अगर मोर देन 25% वोट आपके फेवर में आ जाते हैं तो भी आपको ये 1 लाख रुपए वापस कर देंगे, और अगर मैंने आपके नाम का प्रपोजल रखा था तो मुझे वापस कर देंगे। अभी हर्ष बात समझ में आई? यस मैम। ओके। ये फॉरफिट कब होंगे? फोरफिट कब होंगे? अगर आप हार गए, जब रिफंड नहीं होंगे तो फोरफिट होंगे, मतलब आप हार गए तो फोरफिट हो जाएंगे, और आप अगर के फेवर में अगर 25% से कम वोट आए तो फोरफिट हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? मैम यस भावना, पूछे। मैम ये जो रेगुलर, हाँ, ये रोटेशनल होंगे या नॉन रोटेशनल? रोटेशनल होंगे ये। सब रोटेशनल होंगे, ये एडिशनल? नहीं, एडिशनल नहीं, ये मैंने कार्ड दिया, देखो आप। अच्छा, ये अच्छा, ये आप लोग ध्यान नहीं दिया होगा, ये आप भी कार्ड दीजिए। ओके। आपके इंटर पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात का कोई मतलब नहीं है, दैट इज़ इंटरप्रिटेशन, आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए। और बाकी जब आप एडिशनल डायरेक्टर पढ़ेंगे तो भी आपको ये बात अपने आप समझ में आ जाएगी कल की क्लास। ओके मैम। ठीक है, किसी और को कोई डाउट?